हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज तारीख है 9 जनवरी 2023। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं। आज आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत कुछ आया है इस पेपर में, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और हो सके तो नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि आज का ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज के एनालिसिस की शुरुआत। तो पहली खबर है, जोशीमठ पर केंद्र गंभीर, विशेषज्ञों की भेजेगी टीम। देखिए, हुआ यह है कि जोशीमठ में भूस्खलन और भूमि धंसने की घटनाओं को गंभीरता से केंद्र सरकार ने लिया है। अब इसमें क्या हो गया है कि आपदा प्रबंधन की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इसमें क्या हुआ है कि पीएमओ ने इस बैठक के बाद निर्णय लिया है कि सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सोमवार को जोशीमठ पहुंचेंगे और वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे। इसके साथ ही विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर दी गई है, जो जल्द ही वहां मौके पर मुआयना करने जाएगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा जी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने पीएमओ को जोशीमठ के ताजा हालात से अवगत कराया। कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, एनडीएमए के सदस्यों सहित जोशीमठ के जिला स्तरीय अधिकारी और उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े रहे। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की एजेंसियां और विशेषज्ञ जोशीमठ की स्थिति से निपटने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजना बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार को पूरा सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, एक और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की 4 टीमें वहां पहले से पहुंच चुकी हैं, जहां भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं और सैकड़ों घरों में दरारें आ चुकी हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो अब हम यहां बात करेंगे कि आखिर देखिए, ये जो टॉपिक है ना, आपके जीएस पेपर 3, आपके जीएस पेपर 3 में जो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, उसमें है ये आपदा प्रबंधन के लिए। तो हम बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी एनडीएमए और एनडीआरएफ क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे एनडीएमए और एनडीआरएफ से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं एनडीएमए की। तो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना और राज्य और जिला स्तरों पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण अनिवार्य किया गया। भारत सरकार प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं द्वारा होने वाले विनाश तथा हानि की रोकथाम, शमन और तैयारी के राष्ट्रीय संकल्प को प्रोत्साहित करता है। भारत सरकार सभी सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और लोगों की भागीदारी के निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाली क्षति और विनाश को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। तकनीक के माध्यम से सक्रिय बहु आपदा तथा बहुआयामी रणनीति के द्वारा एक आपदा रोधी गतिशील भारत का निर्माण करने की योजना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह भारत में आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सभी हितधारकों को सशक्त बनाने की राष्ट्रीय परिकल्पना को प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 5 प्रमुख विभाग यानी कि प्रभाग, नीति एवं योजना प्रभाग, प्रशमन प्रभाग, प्रचालन प्रभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्रशासन और वित्त प्रभाग है। तो ये था आपका एनडीएमए। अब हम बात करते हैं एनडीआरएफ की। तो इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो साल 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम में एनडीआरएफ में 12 बटालियन है, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ से 3-3 और सीआईएसएफ और एसएसबी एवं आईटीबीपी से 2-2 बटालियन है, तथा इसके प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। अपनी स्थापना के बाद से एनडीआरएफ ने अपनी कार्यकुशलता से देश तथा विदेशों में प्रशंसा प्राप्त की है। आपदा से निपटने में एनडीआरएफ की भूमिका हम देखेंगे कि क्या है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करना, राहत बचाव कार्यों में जुटी अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, आपदा क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना एवं राहत सामग्री का वितरण करना आदि। पिछले कुछ सालों में एनडीआरएफ वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा है। अब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन में भारत की भूमिका क्या है। तो अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, और पिछले कुछ सालों में भारत सार्क क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कर्मियों के प्रशिक्षण का केंद्र बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपसे पेपर में पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या नीतियां अपनाई जा सकती हैं। तो आप उसमें एनडीएमए और एनडीआरएफ की भूमिका को आप वहां पे बता सकते हैं। तो इससे आपके आंसर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, प्रवासी भारतीयों के पासपोर्ट का रंग भले ही अलग हो पर भारत से है खून का रिश्ता। तो दुनिया भर में क्या हुआ है, हमारे दुनिया भर में भारत के लोग बसे हुए हैं, तो उन्हें हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो आयोजन था वो इंदौर में हुआ था। तो युवा भारतीय दिवस मनाने के साथ ही 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन की शुरुआत हो गई है ना। तो ये जो शुरुआत हुई 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की हुई है। अब हम बात, इसमें कहा गया कि जो भी भारत आए हैं कई सालों बाद, तो उनको जो है अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो अतिथि थे, भारतीय मूल की जेनेटा मस्क्रेहन्स मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी और ये ऑस्ट्रेलिया की सांसद हैं। तो इन्होंने बोला है कि आने वाला वक्त जो है वो भारत का है ना। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी ने बोला है कि प्रवासी भारतीयों को बोला कि वंदे भारत मिशन हो या वैक्सीन डिप्लोमेसी, नरेंद्र मोदी सरकार में देश विपरीत परिस्थितियों में भी प्रवासी भारतीयों से जुड़ा रहा है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और अन्य कई देशों से हमने ऐसे करार हैं भारत सरकार ने किए हैं जिससे भारतवासियों और प्रवासी भारतीयों दोनों को लाभ होगा। प्रवासी भारतीयों की पहचान इसी से होती है कि वे अपनी जड़ों से इतने करीब से जुड़े हुए हैं। तो इसमें, है ना, तो ये 17वें, अब देखिए आपके एग्जाम के नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट है कि इस साल कौन सा प्रवासी दिवस हुआ है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देखेंगे कि आखिर ये है क्या और क्यों आया। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने के दिन के रूप में चुना गया, क्योंकि इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी, महान प्रवासी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इसी ऐतिहासिक बिंदु को ध्यान में रखते हुए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा हुई। उसके बाद साल 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन साल 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यह तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे हर साल अंतरिम अवधि के दौरान किया जाता था। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस 2021 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 16वां भारतीय दिवस कहाँ हुआ था और उसका थीम क्या है। तो नई दिल्ली में, और थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इसी दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। यह एक अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित एवं संचालित एक संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिन्होंने विदेशों में भारत को बेहतर ढंग से समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा भारत के कारणों और चिंताओं का मूर्त रूप से समर्थन करते हैं। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि महत्व क्या है। तो यह प्रवासी भारतीय समुदाय को सरकार और देश के मूल लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कन्वेंशन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा करने में सक्षम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवासी भारतीयों से संबंधित सरकारी पहलें क्या है। तो पहली पहल है प्रवासी कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना है और प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीय छात्रों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। भारत को जानो कार्यक्रम या भारतीय मूल के युवाओं जो कि 18 से 30 साल के होते हैं उनको उनकी भारतीय मूल और समकालीन भारत से परिचित कराता है। ई माइग्रेट सिस्टम, यह एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है। यह कल्याण सुनिश्चित करता है और प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाता है। और वाजरा यानी कि उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दौरा योजना, यह एक रोटेशन कार्यक्रम को औपचारिक रूप देता है जिसमें शीर्ष एनआरआई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवर एक संक्षिप्त अवधि के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की सेवा करते हैं और अपनी विशेषज्ञता की सेवा देते हैं। तो ये हमने देख लिया कि सरकारी पहल क्या है और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 16वां कब हुआ और इसकी थीम क्या थी, ये सब हमने देखा। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली खबर है चांद की धरती से होगी सितारों की सैर। देखिए, लेह के हानले में डार्क स्काई सेंचुरी का जल्द लोकार्पण कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी। तो देखिए इसमें क्या होगा कि विदेश के विज्ञानी अध्ययन करने और पर्यटक देखने पहुंचेंगे। खगोलीय नज़ारे, तारे और ग्रह देखने के लिए लगाए गए
गामा व ऑप्टिकल टेलीस्कोप। देखो, लद्दाख को चांद की धरती बोला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि खगोल पर्यटन के नए युग की शुरुआत की जा रही है। लेह के हानले में बन रही दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी पर्यटकों को करीब से खगोलीय नज़ारे दिखाएगी। इस डार्क स्काई सेंचुरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से जल्द ही देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद यहाँ देश विदेश के विज्ञानियों और पर्यटकों का तांता लगने लगेगा। विश्व में सिर्फ 16 डार्क स्काई सेंचुरी हैं। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में कितनी है? 16 डार्क स्काई सेंचुरी हैं। इनमें से ज़्यादातर अमेरिका में है और ऐसे में देश की पहली डार्क स्काई सेंचुरी का लेह में बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हानले में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की कई साल पहले स्थापित की गई थी। अब इसे ही विकसित कर डार्क स्काई सेंचुरी बनाया जा रहा है। यहाँ तारों और ग्रहों को देखने के लिए गामा और ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगा दिया गया है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप पहले से ही लगा हुआ है। वर्तमान में जमाव बिंदु से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में भी इस सेंचुरी का काम तेजी से चल रहा है। यह कार्य विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एवं एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की देखरेख में चल रहा है। हानले के ग्रामीण को प्रेरित किया जा रहा है कि वे क्षेत्र को प्रदूषण रहित बनाने में अहम भूमिका निभाएं। अब हम बात करते हैं कि डार्क स्काई सेंचुरी होती क्या है। तो डार्क स्काई सेंचुरी अंधेरी रात में तारे देखने के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है। लेह जिले के हानले में डार्क स्काई सेंचुरी पूरी घाटी में फैली हुई है। लेह से बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर प्रदूषण नहीं है। हानले की रात घनी काली के होने के कारण यहाँ पर प्रदूषण नहीं है और हानले की जो रात होती है वो घनी काली होती है। ऐसे में तारों का नज़ारा अद्भुत होता है। पूरी कोशिश है कि हानले में पर्यावरण में बदलाव ना हो। यहाँ डार्क स्काई सेंचुरी स्थापित होने से इंडियन एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेटरी विश्व पटल पर आ जाएगी। इससे न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षक चीज़ें देखने को मिलेंगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ तारों, आकाशगंगा, ग्रहों के बारे में बेहतर आंकड़े भी मिल सकेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ पर्यटक आएंगे, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी हमारे पास अच्छे से हो पाएगा और पर्यटन से भी हम देश की ग्रोथ को आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपसे सवाल जैसे ऐसे में भी पूछ सकता है कि पर्यटन के क्षेत्र से इकोनॉमिक ग्रोथ संभव है कि नहीं। तो आप इसको उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं कि कैसे हम पर्यटन के क्षेत्र में इसका यूज़ करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और प्लस ये होगा कि अभी हमारे यहाँ जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। तो अब देखिए, जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो लोग आएंगे, तो यहाँ पर आसपास में जाहिर सी बात है कोई ना कोई शॉप खुलेगी, तो इससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। अगली खबर है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के फरवरी में चालू होने की संभावना। देखिए, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन अगले महीने चालू हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी कि 130 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 377.08 करोड़ रुपए की लागत आई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन IBFPL के माध्यम से असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक ईंधन पहुंचाया जाएगा। NRL के एक अधिकारी ने कहा, भारत द्वारा वित्त पोषित इस द्विपक्षीय परियोजना का कार्य 12 दिसंबर को पूरा हो चुका है और उन्होंने बोला कि फरवरी 2023 में इसे चालू करने का लक्ष्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में सितंबर 2018 में इस पाइपलाइन का शिलान्यास हुआ था। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह परियोजना सही मायने में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। हमने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और तकनीकी समझ के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पूरी हो चुकी है और IBFPL को भारत और बांग्लादेश के बीच सच्ची दोस्ती के कारण सफलतापूर्वक लागू किया गया है और यह दो दक्षिण एशियाई देशों के बीच अच्छे संबंधों का प्रमाण है। अब हम बात करते हैं कि ये जो परियोजना है ये भारत बांग्लादेश के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इससे क्या संबंधों में सुधार हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये जो GS पेपर 2 है, GS पेपर 2 IR का टॉपिक है। ये इसको हम कह सकते हैं द्विपक्षीय समझौता, है ना। और भारत की नीति है नेबर फर्स्ट नेबरहुड की पॉलिसी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल बन सकता है। तो आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं।
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तीस्ता नदी जल विवाद, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा, बॉर्डर हाट, कुशियारा पैक्ट, गंगा जल संधि, अगरतला अखौरा रेल लिंक, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और मेंस के लिए भारत बांग्लादेश संबंध अंतर्राष्ट्रीय मंच, जहां भारत और बांग्लादेश आम सदस्य हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान प्रमुख मुद्दे। तो देखो, बांग्लादेश की भूमि सीमा के 3 किनारे भारत के साथ साझा किए जाते हैं और एक तरफ बंगाल की खाड़ी के साथ चलता है। भारत और बांग्लादेश 409 किलोमीटर की दूरी साझा करते हैं। सीमा की जो सबसे लंबी भूमि सीमा है जिसे भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी और दिसंबर 1971 में एक दोस्ताना दक्षिण एशियाई पड़ोसी के रूप में अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में बांग्लादेश का मुख्य स्थान है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो दोनों देशों को जोड़ता है, एक साझा इतिहास और साझी विरासत, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध, संगीत, साहित्य और कला के लिए जुनून। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गान लिखे। हालांकि अभी भी भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल विवाद यानी तीस्ता नदी जल बंटवारा, अवैध अप्रवासियों को सहायता और नशीली दवाओं के व्यापार जैसे प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। आर्थिक संबंध की बात करें तो बांग्लादेश से भारत की भौगोलिक निकटता ने इसे अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बना दिया है। बांग्लादेश भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत ने 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त, कोटा मुक्त पहुंच प्रदान की है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 6 बॉर्डर हाट, मेघालय में 4 और त्रिपुरा में 2 भारत और बांग्लादेश सरकारों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं नदी जल बंटवारे की, तो भारत और बांग्लादेश 54 साझी नदियां साझा करते हैं। लीन सीजन 1 जनवरी से 31 मई के दौरान गंगा नदी के पानी के बंटवारे के लिए 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में कुशियारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिससे दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर साझा करते हैं। सीमा जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को छूती है। अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से पारगमन और व्यापार बांग्लादेश और भारत के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे और समय की कसौटी पर खरे प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगरतला अखौरा रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल मार्ग होगा। बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग में काफ़ी प्रगति हुई है। 2018 में हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना भारत में पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगी। भारत और बांग्लादेश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर समझ के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए। और पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन मंत्रालय के अकॉर्डिंग 2020 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश का हिस्सा बढ़ा था, जिसमें दसियों हजार लोग शामिल हैं जो देश में चिकित्सा उपचार के लिए आते हैं। अब बात करें तीस्ता नदी जल विवाद को, तो तीस्ता नदी के जल बंटवारे की सीमा का सीमांकन करने और एक आपसी समझौते तक पहुंच के लिए आम सहमति स्थापित करने के लिए बंगाल सरकार और केंद्र सरकार दोनों को आपसी समझ के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सहकारी संघवाद का संकेत देना चाहिए। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तटीय कनेक्टिविटी, सड़क, रेल और अंतर्देशीय जल मार्गों में सहयोग को मजबूत करके इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए तो वैश्विक ऊर्जा संकट लगातार बढ़ रहा है और ये कंपलसरी है कि भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग करने में सहयोग करे। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, यह परियोजना जमीन के माध्यम से की जा रही है और एक बार पूरा हो जाने पर भारत से उत्तरी बांग्लादेश में हाई स्पीड डीजल की आवाजाही में मदद मिलेगी। बांग्लादेश ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की सरकारी आपूर्ति के लिए एक पंजीकृत सरकार के रूप में स्वीकार किया है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की ओर ध्यान केंद्रित करना, बांग्लादेश 2026 तक एक कम विकसित देश से एक विकासशील देश बन जाएगा और अब अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के तहत एलडीसी को दिए जाने वाले व्यापार और अन्य लाभों का हकदार नहीं होगा। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के माध्यम से बांग्लादेश इस संक्रमण का प्रबंधन करने और अपने व्यापार विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने में सक्षम होगा, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा।
और फिर चाइना के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश को परमाणु तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक खेती की तकनीक और बाढ़ डेटा के आदान प्रदान से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे और चाइना के प्रभाव का मुकाबला करने में भारत को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। शरणार्थी संकट से निपटने में भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में अन्य देशों को शरणार्थियों पर सार्क घोषणा विकसित करने, शरणार्थियों और आर्थिक प्रवासियों की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठा सकते हैं। तो ये था भारत बांग्लादेश के संबंध, जो कि ये परियोजना के साथ में बहुत ज़्यादा मजबूती होगी और आगे की राह हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो आज बनारस पहुंचेगा गंगा विलास, 13 को पीएम मोदी करेंगे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नदी जलमार्ग पर सबसे लंबी यात्रा पर काशी से डिब्रूगढ़ के लिए निकल रहे गंगा विलास जलयान को पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। और जलयान के सोमवार को वाराणसी पहुंचने की संभावना है। और ये इसकी विशेषता है कि यह क्रूज स्विट्जरलैंड के 32 सैलानियों को लेकर 22 दिसंबर को कोलकाता से चला था। बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए यह क्रूज शनिवार देर शाम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रजागंज चौकी क्षेत्र के हमीद सेतु के पास पहुंचा तो अधिकारियों ने सैलानियों का स्वागत किया। देखो इसकी जो खासियत है ये है कि जब प्रधानमंत्री से हरी झंडी दिखाएंगे तो ये क्रूज जो है गंगा के रास्ते पटना कोलकाता होते हुए बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा, ठीक है। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसमें सैलानियों के लिए जो है नदी पर्यटन सर्किट को मौजूदा पर्यटन सर्किट के साथ विकसित और एकीकृत किया जाएगा। अब इसमें जो इसकी खासियत है वो ये है कि इसमें मनोरंजन के लिए गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी व्यवस्थित, शयनयान, किचन की भी सुविधा है। मेड इन इंडिया, इस जलयान की लंबाई 62 मीटर व चौड़ाई 13 मीटर। तो ये मेड इन इंडिया है, ये इसकी खूबी है और ये इसकी सुविधाएं है ना। तो ये जो है 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, है ना। तो ये पहला नदी मार्ग सबसे लंबी दूरी तय करने वाला क्रूज होगा। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो आज से कोलकाता में होगी G20 की इस साल की पहली बैठक। तो आप सभी जानते हैं कि भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो अखबार में जब भी हमें G20 से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी, G20 से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिलेगी, तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये होगी कि हम G20 के बारे में पूरा पढ़ें, उसको रिसर्च करें, उसका नोट्स बना के रखें। उसके बाद इसका थीम, इसके जो चिन्ह है, जो इसका प्रतीक है, उस प्रतीक का उसका जो लोगो है, उस लोगो में हर एक चीज़ का मतलब क्या है उसको नोट डाउन करें। और फिर जहाँ जहाँ इसकी पहली बैठक होगी उससे रिलेटेड जानकारी जुटाना है। तो भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 की पहली बैठक बंगाल की राजधानी कोलकाता में सोमवार से शुरू होने जा रही है। 9 से 11 जनवरी तक होने वाली 3 दिवसीय बैठक के दौरान कई चर्चा सत्र और बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इस सम्मेलन में विदेश मंत्रालय में सलाहकार चंचल सरकार ने कहा है कि G20 इंडिया के फाइनेंस ट्रैक के तहत ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की देश में यह पहली बैठक है जो कोलकाता में होगी। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस बैठक में वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों, उभरती हुई तकनीकों के उपयोग के लिए अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने, प्रेषण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, प्रेषण हस्तांतरण की लागत घटाने, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और दूसरों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। G20 समूह से जुड़े कई देशों के प्रतिनिधियों के अलावा IMF, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नाबार्ड और विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को बंगाल की समृद्ध संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। इसको लेकर यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर इंडियन म्यूजियम, हावड़ा ब्रिज, ठाकुर बाड़ी सहित सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों को विशेष तौर पर सजाया गया है, जहाँ का मेहमानों को भ्रमण कराया जाएगा। तो ये G20 के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली खबर है, जो हमारा टॉपिक है वो है यात्राओं का एडिटोरियल है। इसमें मुद्दा आया है यात्राओं का निहितार्थ। आखिर जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका मर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो हम देखें तो भारत जोड़ो यात्रा, स्वराज यात्रा, समाधान यात्रा, जन विश्वास यात्रा, ये जो है ये किसी ट्रैवल एजेंसी का नाम नहीं है, बल्कि ये वो हैं जिसमें देश में विभिन्न राजनीतिक दलों की यात्राएं हुई हैं, ठीक है। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी जी के समर्थक जो कहते हैं वो कहते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 150 किलोमीटर दिनों की यात्रा से वह देश की नब्ज को जानने और पहचानने निकले हैं। यात्रा के जरिए ज़्यादातर नेता देश को जानने और बहुत बड़ा बदलाव लाने की बात करते हैं, लेकिन इन यात्राओं का परिणाम व्यापक विश्लेषण मांगता है। यह विचार करने की बात है कि किसी क्षेत्र विशेष में या कुछ जिलों में, शहरों में कुछ 100
या हजार लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ते जाने की ऐसी यात्राएं किस तरह से बदलाव की वाहक बन सकती हैं और इनमें कैसे 125 करोड़ की जनसंख्या की नब्ज को जानने की राह निकल सकती है। और सवाल ये भी है कि इन यात्राओं में असल में किसका और कितना हित सधा सधा हुआ है। और एक दौर था जब राजनीतिक यात्राओं की पार्टी की विचारधारा से जनता को जोड़ने का माध्यम माना जाता था। यात्रा की सफलता से पार्टी की सफलता को आंकना काफ़ी हद तक संभव हो पाता था। बदलते राजनीतिक दौर और मतदाताओं की सोच में बदलाव के बाद इन यात्राओं के निहितार्थ व परिणाम का विश्लेषण बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम इतिहास की बात करें तो 1983 में चंद्रशेखर की यात्रा, यानी कि ये समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा निकाली थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की 4 महीने की पदयात्रा ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया था। बाद में चंद्रशेखर ने राजीव गांधी के समर्थन से सरकार भी बनाई और प्रधानमंत्री बने। आंतरिक कलह और कांग्रेस के समर्थन वापसी के कारण 8 महीने में ही सरकार गिर गई थी। फिर दूसरी 1990 में लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर निर्माण की मांग के साथ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से शुरू हुई इस यात्रा को 10,000 किलोमीटर के सफर के बाद 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में संपन्न होना था। और 19 अक्टूबर को बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ ही यात्रा खत्म हुई और इस यात्रा को भाजपा के राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव माना जाता है। फिर 1991 में मुरली मनोहर जोशी ने देश में एकता यात्रा निकाली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा के आखिर में पार्टी नेताओं ने घाटी में तिरंगा फहराया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समय कार्यकर्ता के रूप में इस यात्रा का अहम हिस्सा रहे थे। फिर 2003 में वाईएस राजशेखर रेड्डी, उस समय अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति निराशाजनक थी और राज्य में लंबे समय से तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में थी। तब प्रदेश कांग्रेस के नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने प्रजा प्रस्थानम के नाम से 2 महीने की पदयात्रा की और उन्होंने कई जिलों में भीषण गर्मी में लगभग 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इसका प्रभाव दिखा और अगले साल चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई और 2011 में अनुराग ठाकुर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लक्ष्य के साथ 14 दिन की एकता यात्रा निकाली थी और इसे 1991 में निकाली गई एकता यात्रा का ही स्वरूप माना जाता है। इसकी अगुवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्कालीन प्रमुख अनुराग ठाकुर ने की थी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसका हिस्सा रहे थे। फिर 2014 में चंद्रबाबू नायडू, वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जिस रणनीति से चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से हटाया था, 2013 में नायडू ने भी वही रणनीति अपनाई और नायडू ने 208 दिन में 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसे वास्तुना मीकोसम में आपके लिए आ रहा हूँ नाम दिया गया। इस यात्रा ने चंद्रबाबू नायडू को प्रदेश की राजनीति में फिर स्थापित करने में भूमिका निभाई और 2014 में फिर उनकी पार्टी सत्ता में आई और 2017 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने 2011 में अपनी वाईएसआर पार्टी कांग्रेस पार्टी बनाई और 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन वह नेता प्रतिपक्ष बने और फिर पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के नक्शे कदम पर चलते हुए जगन ने आंध्र प्रदेश में 36,648 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शुरू की जो 341 दिन तक चली और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। फिर 2017 में दिग्विजय सिंह ने 2017 में राज्य में नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा की और उन्होंने इस पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया था इस यात्रा को। यात्रा के दौरान किए गए जनसंपर्क का परिणाम दिखा और 2018 में राज्य में कांग्रेस फिर सत्ता में आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के कारण सत्ता चली गई और फिर भाजपा ने सरकार बना ली। तो ये देखिए ये कालक्रम रहा है। तो देखिए जब भी यात्राएं हुई हैं तो इन यात्राओं से जब भी ये यात्राएं हुई हैं इन यात्राओं से पार्टी को ही फायदा हुआ, किसी न किसी पार्टी को या किसी न किसी नेता को या किसी न किसी व्यक्ति को फायदा हुआ है। इस व्यक्ति को बाद में उसी व्यक्ति को पॉलिटिकल लिवरेज भी, यानी कि राजनीतिक रूप से उनको कोई ना कोई फायदा भी हुआ है। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी इसी नज़रिए से देखी जा रही है कि हो सकता है इससे कुछ अहम बदलाव या अहम चीज़ देखने को मिले हमें सत्ता में, या कोई भी चेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जोड़ने वाली, बहुत ज़्यादा मतलब विषय की बात है। और नरेंद्र मोदी जी ने भी परसों आपने एडिटोरियल एनालिसिस देखा होगा, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कोई भी करे, उससे फ़ायदा उससे जुड़े हुए वो व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है इस पार्टी को तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में इसका बेनिफिट ये होगा कि वो व्यक्ति भारत की मूल संस्कृति से जुड़ाव तो रख पाएगा, भारत की जो मूल संस्कृति है उसको समझ तो पाएगा, है ना।
कि हम इतने सालों से हमारे यहाँ क्रांति नहीं हुई, संक्रांति मनाई जाती है, या फिर हमारे यहाँ इतने सारी संस्कृतियाँ होने के बावजूद भी कभी किसी ने विद्रोह नहीं किया। तो इस तरह से हमें भारत की संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। तो इस लिहाज से उन्होंने इसको इम्पॉर्टेंट बताया। ठीक है, तो इसी को लेकर ये एडिटोरियल है। तो आप समझ गए होंगे कि एडिटोरियल कहना क्या चाह रहा है। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंग उड़ाने वाले हिस्सा लेंगे। देश के 14 राज्यों के 65 पतंगबाज तथा गुजरात के विभिन्न हिस्सों के 660 पतंगबाज भी इस समारोह में भाग लेंगे। और साबरमती रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में विकास की पतंग लगातार 2 दशकों में नई ऊंचाइयों को पार करती रही। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब पतंग उद्योग को प्रोत्साहन मिला और वह 2 दशकों में 8-10 करोड़ के उद्योग से बढ़कर 625 करोड़ रुपए का उद्योग बन गया और 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत पहली बार G20 देशों की मेजबानी कर रहा है और यह इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि पीएम ने भारत की छवि वैश्विक मंचों पर मजबूत बनाई है। और गुजरात के लिए यह गौरव की बात है कि उसे G20 की 15 बैठकों की मेजबानी करने का मौका मिला है। तो एक तरीके से ये G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो इसीलिए हम विश्व को अपनी अलग अलग संस्कृतियां दिखाना चाह रहे हैं। तो जिससे क्या होगा कि विश्व पर हमारी छाप पड़ेगी। तो जो आने वाला समय होगा वो भारत का ही होगा। अब देश में आसान होगी उच्च शिक्षा की राह। तो देखिए अब देखिए उच्च शिक्षा की राह इसलिए आसान होगी क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। यहाँ पर नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और उद्यमिता का परिवेश होगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब भारत बनेगा डिजिटल सुपर पावर। तो साल 2023 में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और डिजिटल इंडिया बिल के कानून बनने की पूरी उम्मीद है। दोनों बिल के कानून बन जाने पर आम लोगों के लिए डिजिटल सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ने के साथ भारत डिजिटल दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। इस साल G20 समूह की अध्यक्षता भारत के हाथ में है और भारत G20 समूह की बैठकों में डाटा शेयरिंग को लेकर एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेगा। तभी हाल में जारी DPDP के मसौदे में भरोसेमंद देशों के साथ डाटा शेयरिंग का प्रस्ताव रखा गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि भारत अपने भरोसेमंद साथी देशों के साथ डाटा शेयर कर सकता है। और G20 के पूर्व की बैठकों में भी आपस में डाटा शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इस बार भारत सीमा पर डाटा शेयरिंग को लेकर फ्रेमवर्क पेश कर सकता है। इसका फायदा बौद्धिक संपदा और व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा के साथ साइबर सुरक्षा को होगा। विभिन्न देशों के बीच डाटा शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बनने से वैश्विक डिजिटल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और उसका लाभ भारत को भी मिलेगा। मैकेंजी के अकॉर्डिंग वैश्विक GDP में 2.3 लाख करोड़ डॉलर का योगदान सीमा पर डाटा शेयरिंग का है। सीमा पर भरोसेमंद देशों के साथ डाटा शेयरिंग से भारतीय स्टार्टअप को आगे बढ़ने में मदद मिलने के साथ साथ डिजिटल कंपनियों को वैश्विक स्तर पर उभरने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो और फिर क्या होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो फ्रॉड होते हैं ना, साइबर फ्रॉड जिसे कहते हैं, उन पर भी रोक लगेगी और $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। तो भारत ने क्या किया है कि साल 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन भारत में अब भी अपनी गूगल, फेसबुक जैसी तकनीकी कंपनियां नहीं हैं। दोनों बिल की मदद से इंटरनेट इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाएगा और वैश्विक स्तर की डिजिटल सेवा भारतीयों को मिल सकेगी। भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है और G20 की बैठकों में भारत विकासशील और कई विकसित देशों को अपनी डिजिटल सेवा देने की पेशकश कर सकता है। तो इस तरह से ये जो बिल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भारत बनेगा डिजिटल सुपर पावर। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वो खबर क्या है। तो वो खबर है कानपुर में मिला दुर्लभ प्रजाति का सफ़ेद गिद्ध। देखो, प्रकृति के सफाई कर्मी कहा जाता है गिद्धों को और ये लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हें IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल किया गया है और यहाँ क्या हुआ है कि बेहद दुर्लभ प्रजाति का हिमालयन सफ़ेद गिद्ध मिला है। गिद्ध जोड़े में थे जिसमें से एक को पकड़कर चिड़ियाघर प्रशासन को सौंप दिया गया जबकि दूसरा उड़ गया। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर नर और मादा गिद्ध जोड़े में रहते हैं। ऐसे में संभावना है कि दूसरा गिद्ध मादा है। उसकी तलाश में चिड़ियाघर प्रशासन और वन विभाग की टीम जुट गई है ना। और अब हम बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या है। देखिए, 5 फीट तक लंबे होते हैं इनके पंख। सामान्य गिद्ध के पंख 1-2 फीट लंबे होते हैं। इनके शरीर की लंबाई 130 सेंटीमीटर और औसत वजन 8 से 10 किलोग्राम होता है।
इनकी औसत आयु 35 वर्ष तक होती है और 100 से 120 किलोमीटर सफ़र एक दिन में कर सकते हैं। इनका जो आवास होता है वो 3,900 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के उच्च और तिब्बती पठार पर ठंडे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, और है ना, तो ये इनकी खासियत है। तो ये कानपुर में पाए गए हैं। अब हम बात करें तो गिद्ध जरूरी क्यों होते हैं, तो ये नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिए? क्योंकि गिद्ध मृत जानवरों को खाकर प्रकृति को प्रदूषण से बचाते हैं, और गिद्धों का यह खास गुण है उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जानवरों की बीमारी में दी जाने वाली दवा डाइक्लोफेनेक और अन्य पेस्टिसाइड्स इनकी मौत के कारण बन रहे हैं। ये दवा मृत जानवरों के शरीर में रह जाती है, जिसे खाने से गिद्धों के गुर्दे और लीवर खराब हो जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गिद्ध के लुप्त होने का कारण है डाइक्लोफेनेक, पेस्टिसाइड्स, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने देखा कि आज के अखबार में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री प्लस मेंस के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो आपने इसको अच्छे से किया होगा, और आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। और 3 ही महीने बचे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए और यूपीएससी के लिए। अच्छे से तैयारी करिए और इस बार प्री में सिलेक्शन लीजिएगा, और बढ़िया से सिलेक्शन लेकर मेंस लिखिए और फाइनली अपना नाम लिखवाएं अपने न्यूज़पेपर में। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल के न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद।